मुताबिक थोड़ा सा वो ज़रा अपने इलेक्शन में ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, तो उन्होंने मुझे हुक्म किया है कि जो हुकूमत की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इन मामलात के ऊपर वो आपके सामने रख सकूं। तो शुरू जो है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से कर लेते हैं। 2000 से तकरीबन सन 2000 से 2002 से ये बहस चल रही है कि हम इलेक्शन जो है सेनेट का उसको किस तरह से शफाफ बनाया जाए, और इसके ऊपर तकरीबन 20 बरस से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तवील बहस जो है वो चल रही है। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, और उसमें और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिनमें से एक अच्छी बात ये थी कि उसमें दो बड़ी पार्टीज जो थी उस वक़्त की, PMLN और पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन किया जाएगा। इमरान खान 2013 से मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसको ओपन करने की ज़रूरत है, और ये बहस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं थी। इससे पहले अगर आप बाकी दुनिया की मिसालें उठा करके देखें तो अमेरिका में ये तकरीबन 100 साल ये बहस रही, और अमेरिका में कहा गया कि जो हमारा सेनेट है वो तो बिल्कुल बिलियनर्स क्लब बन गया है, लिहाजा अमेरिका में उन्होंने ये रिफॉर्म किया कि उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ चले गए। हिंदुस्तान के अंदर 1974 से ये बहस हुई, और हिंदुस्तान में ये फैसला किया गया कि जो बैलेट पेपर है वो पार्टी का जो नॉमिनी है सदर का उसको देख के डाला जाएगा। अगर आप जो पार्टी का नुमाइंदा है उसको बैलेट पेपर नहीं दिखाते तो वो इनवैलिड तस्वुर होता है। इसी तरह से और बहुत सारे ममालिक ने जो सेनेट का इलेक्शन है उसको ओपन कर दिया, और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि देखिए, बतौर जब MNA मैं सेनेट में वोट डालता हूँ तो मैं अपने हलके के लोगों का अमानत जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, तो मेरे हलके के लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अपना वोट जो है वो किधर डाल रहा हूँ। इसकी वजह से ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको हमने एक ओपन करने की कोशिश की। जो कानून हम लेके आए ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही कानून है जो 2015 में PMLN लेके आई। फ़र्क ये है कि 2015 में जब नून लीग ये कानून लेके आई कि आप वोट ओपन करें, तो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए वाहिद आवाज़ थे जो कह रहे थे कि ये लॉ बिल्कुल सही है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब जब तहरीक इंसाफ ये कानून लेकर आई तो नून लीग की जो नाबालिग की आदत है वो पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ गई, और पीपल्स पार्टी ने उनको तसल्ली दी कि नहीं, हम वोटें खरीद लेंगे, लिहाजा आप इस कानून की मुखालफत करें। और एक ही थैली के चट्टे बट्टे बनकर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस कानून की मुखालफत शुरू कर दी। मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के अंदर हमारा इस्तदलाल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे वोट किधर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आप हक मांग रहे हैं ये तो आर्टिकल 226 में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बैलेट को देख सके, और जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट यानी खुफिया राय दही का जो असूल है वो हतमी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीर किया। कल हम यही मुद्दा लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए। शफकत महमूद साहब थे, डॉक्टर बाबर अवान थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुद्दा रखा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अगर वो आपके इख्तियारात में इजाफा कर रही है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो वोट नहीं देख सकेंगी लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट देख सकेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो गुजारिशात थी उनको बड़े गौर से सुना, उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सारी तहरीर भी किया, लेकिन आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इत्तफाक तो करते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। हम बड़े एहतराम से इलेक्शन कमीशन का ये जो मौक़िफ़ है कि वक्त नहीं है, लिहाजा इस इलेक्शन को उसी तरीके से कराना चाहिए
जिस तरीके से पिछले इलेक्शन हुए हैं, उस मौक़िफ़ के को हमारे ख़्याल में ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमज़ोर है, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है आर्टिकल 186 के अंदर, ये 2005 से पहले तो ओपिनियन थी, राय थी, और इसका माना जाना या ना माना जाना ज़रूरी नहीं था। लेकिन 2005 में हसबा बिल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई, उसमें 9 जजेस की ये जजमेंट थी कि 186 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगी वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। सो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिस तरह से हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बाइंडिंग है। और ये कहना कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, ये काफ़ी कमज़ोर दलील है, खुसूसन उन हालात में जबकि हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी मुआवनत पेश की और हमने इलेक्शन कमीशन को अर्ज़ किया कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, हुकूमती इदारे आपके लिए हाजिर हैं। और देखिए, हम तो रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं, उससे ज़्यादा सिक्योर टेंडर, उससे ज़्यादा महफूज जो कागज़ है वो तो और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे पास टेक्नोलॉजी तो सारी मौजूद है। आपने टोटल 1600 या 1700 बैलेट पेपर आपने छापने हैं, हज़ारों लाखों बैलेट पेपर तो आपने छापने नहीं हैं, और तमाम बैलेट पेपर जो हैं वो फिंगरप्रिंट हो सकते थे और आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता था। लेकिन ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। हम सिर्फ ये नुक्ता है वो रखना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो 100% अवेलेबल है, और हम समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए उसे बरूए कार लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा, आपका, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट ये होगा कि ऐसे इंतखाबात हों जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNAs को उठा लिया गया। आज एक MPA उनमें से सिंध असम्बली में आए और उन्होंने बाकायदा फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपने ऊपर बीती जो दास्तान थी जो उनके ऊपर बीती वो सुनाने की सही की कोशिश की, और उसके बाद वहाँ पर एक धक्कमपेल हो गई। सो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और सेनेट के इंतखाबात के में इस ज़िम्मेदारी को इलेक्शन कमीशन को पूरा करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाले वाक़यात का नोटिस लेगा और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब तो इतने बीमार थे कि वो तो अदालत नहीं आ सकते, हर अदालती पेशी के ऊपर जरदारी साहब का तो एक पूरा एप्लीकेशन आती है कि वो बहुत बीमार हैं और वो अदालत का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैंपेन के लिए वो कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। हमने पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में हिस्सा बकदर हिस्सा है। जितने हमारी सीटें बनती हैं हमने उतने ही कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, हमने कहीं पर भी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े नहीं किए। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी किस हैसियत से नेशनल असम्बली में ये सीट चाहती है। इस वक्त तो पूरी अपोजिशन मिलके भी ये सीट नहीं जीत सकती। तो सवाए इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, सवाए इसके कि वो लोगों को ख़रीदें, और क्या उनके पास जो है वो तरीका रह जाता है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। और ये तमाम वो ट्रेल है जो कि ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को इसलिए बताना और इसलिए उनके नोटिस में लाना कि इलेक्शन को शफाफ बनाना एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी है जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी है, और इसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ोराना दिया, तमाम जो हमारे पार्लिमानी पार्टी है वो उसमें शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह
181 लोग जो हैं वो इस वक्त कुल हैं। 172 लोग आपको मालूम है कि हतमी अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल असम्बली में। आज 181 में से 176 लोग जो हैं उन्होंने ज़ोराने में शिरकत की। असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये 2-3 लोग जो हैं कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से या देर से आए या ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो टोटल नंबर है वो 181 के लगभग है और हमें उम्मीद है कि कल इसमें इजाफ़ा भी मुमकिन है कि हो, और ये एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इसी तरीके से इसलिए हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख साहब और फौजिया साहिबा, दोनों बड़ी महफूज तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ख़ातून उम्मीदवार का तो PMLN की किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। आज मैंने तमाम MNA से भी पूछा कि वो कौन है जो कि PMLN की ख़ातून उम्मीदवार हैं, तो पता चला कि उनका तो PMLN वालों को भी नहीं पता। एक्चुअली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमारी जो MNA साहिबा थी उनको बताया, पूछा कि ये कौन है, किन को खड़ा कर दिया, तो उनकी अपनी हालत जो है वो कैंपेन की है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि चूँकि एक सियासी नाबालिग की आदत है इस वक्त पीपल्स पार्टी की और PMLN की, जो समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब के मदरसे के बच्चों के बल के ऊपर वो मुल्क में इनकलाब ले आएंगे, वो अब फिर दोबारा गियर शिफ्ट कर रहे हैं। आज से 48 घंटे पहले उनको लग रहा था कि पता नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आने से कोई इनकलाब आ जाएगा और हम इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाएंगे। आज की दोबारा बयानात जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए हैं। इन्होंने आपस में जो जिम्मेदारियां बांटी थी, मरियम नवाज़ जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई सियासी मैदान जलसों को जमाने में, और बिलावल साहब बुरी तरह नाकाम हुए हैं पार्लिमान में। और मुझे उम्मीद ये है कि ये इनकी जो सियासी जमातों में जो सीरियस लोग हैं वो देखेंगे कि ये नाबालग सियासी जमातें जो हैं, सियासी क़यादत जो है उसके हवाले सियासत नहीं की जा सकती। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनका वो कद नहीं है कि वो मुल्क में सिर्फ मदरसे के बच्चों के बल के ऊपर कोई तब्दीली ला सके। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तहरीक इंसाफ एक बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सेनेट का इलेक्शन आखिरी बड़ा सियासी मार्का है, इसके बाद तो अगले इलेक्शन जो हैं वो हैं ही बाद में 3 साल। हम ये समझते हैं कि जो सियासी चूरन बेचने की कोशिश की है अपोजिशन ने वो बुरी तरह नाकाम हुई है। और अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बात कर रहे थे इकॉनमी के ऊपर। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों में थोड़ी सी भी कोई शर्म हया हो तो वो 4-5 साल तो इकॉनमी के ऊपर बात ही ना करें, ताकि लोग कम अज़ कम उनकी शक्लें भूल जाएं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। कि 2008 तक जब पहली बार ये डेकेड ऑफ डार्कनेस जो है वो पाकिस्तान पे नाजिल हुआ, तो टोटल हमारा कर्जा जो था वो 6000 अरब रुपए था। और 1947 से लेकर के 2006 तक हमारा टोटल कर्जा 6000 अरब रुपए था। और 2008 से लेकर के 2018 तक का जो 10 साल हैं उसमें ये कर्जा हमारा बढ़ के 30,000 अरब के ऊपर चला गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेकर 2006 तक हमने क्या क्या किया, और 2008 से लेकर 2018 तक हमने उस कर्जे का इस्तेमाल क्या क्या किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अपोजिशन की सियासत है वो आखिरी दमों के ऊपर है, और कल की जो इंशाअल्लाह अब्दुल हफीज़ शेख साहब की और फौजिया अरशद साहिबा की जो जीत होगी सेनेट में, वो अपोजिशन की इस सियासत में के ताबूत में आखिरी कील होगी। बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी साहब, न्यू न्यूज़। जी शाकिर। रात ऑडियंस से लेकर अदालती सियासी इखलाकी जंग काफ़ी लड़ी आपने और बैलेट के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आकर आप दी आपने। आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसकी रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता तो ये कोई अदालत है या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें कोई तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात करने की, ये बड़ी सख्त बात होगी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम इदारे हैं।
मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो पार्लिमान के अलावा, पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट से बालातर इदारा है, अगर बालातर इस सेंस में कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कालदम भी करार दे सकता है। सो पार्लियामेंट के अलावा बाकी जो तमाम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनके ऊपर बाइंडिंग है, और इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक ऐसा ही इदारा है। सो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। उमर जट दुनिया से सर ये बताइएगा कि कौमी असम्बली में वाजे जो अददी अक्सरियत पीटीआई को और उनके इत्तेहादी को हासिल है और अपोजिशन के वोटों की तादाद उससे कम है, लेकिन सर आप लोगों की खुफिया बैलेट के खिलाफ जो इतनी कोशिशें थी उसके बावजूद जो फैसला आया और जिस तरह से बैलेटिंग की जा रही है, अगर कल इलेक्शन के दिन रिजल्ट में नंबर गेम में आप जो फिगर सोच रहे हैं उससे फिगर्स हटते हैं या माजी की तरह कोई पैसा चलता है और वोट इधर उधर होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारा तो आज तक जितने MNAs का इंटरेक्शन हुआ है वो बड़ा मुस्बत है, और हमारे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो यही लग रही है कि हम शायद अपने नंबरों से बढ़ जाएंगे, एक्सीड कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है एक फेयरनेस की और ओपननेस की वो जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक ख़्याल है वो कोई डे टू डे नहीं बदलता, ना ही इलेक्शन टू इलेक्शन बदलता है। वज़ीर-ए-आज़म 2013 से इमरान खान इस बात को बिल्कुल चट्टान की तरह डटे हुए हैं इस बात के ऊपर कि इंतखाबात जो हैं सेनेट के वो ओपन होने चाहिए, खुले होने चाहिए, और हमारा ये नुक्ता नज़र यही है। हम इसको फिर दोबारा इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम दोबारा पार्लियामान में ये लड़ाई शुरू करेंगे कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए। सुनावला साहब डाउन से सर एक तो ये बता दें, आपने कहा कि जो वोटर हैं सूबाई असम्बली के, नेशनल असम्बली के, उनको अपने हल्के के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो वोट किसको दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बलोचिस्तान में आपके सदर हैं वो कह रहे हैं मुझसे पूछा तक नहीं किया। सिंध में भी कई लोग कह रहे हैं, नेशनल असम्बली इधर भी कई लोगों ने बात की है। तो ये किस किस्म की फिर आप वो डिमांड्स कर रहे हैं जब आप अपने लोगों को, जो आपके पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनको ही नहीं बताते टिकट के बारे में, तो आवाम को किस तरह बताएंगे? और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कल के इलेक्शन की, कोई कानूनी बाइंडिंग है कि कोई आपका या अपोजिशन का उम्मीदवार मुखालिफ को वोट देता है तो उस पर किसी किस्म की कोई कानूनी बाइंडिंग है कि वो नहीं दे सकता, या उस पर डिफ्लेक्शन क्लॉज वगैरह कोई लगती है? सबसे पहले तो आपने कहा कि टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो आपने कहा कि उसके ऊपर आपका क्रिटिसिज्म है कि क्या है। देखिए, हर पार्टी का एक अपना तरीक़ाकार होता है। PTI के अंदर जो तरीक़ाकार था वो ये था कि 13 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड, और प्राइम मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन थे, तो 14 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम किया गया था जिसमें तमाम जो पार्टी के सीनियर लोग हैं वो उसका हिस्सा थे। उस बोर्ड ने बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद जो हैं वो टिकट्स दी, और यहाँ पे मैं भी ये भी आपको वाजे कर दूँ, एक भी टिकट ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा हो कि ये लाजमी टिकट देना है, या उन्होंने कहा हो, उन्होंने नाम भी नहीं दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नाम नहीं दे रहा कि अगर मैं नाम दूंगा तो बाकी लोग शायद इंटिमिडेट हो जाएं और उस नाम को जो है वो आप ज़्यादा अहमियत दें। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने इतना ट्रांसपेरेंट अपना सिस्टम रखा था टिकट देने का कि उन्होंने एक भी नाम खुद भी नहीं दिया। तो दिस शोज़ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किस किस्म का एक टिकट का निज़ाम उन्होंने कायम किया और किस किस्म की वो जमहूरी सोच के जो है वो हामिल हैं। लिहाजा इसीलिए हर जगह के ऊपर कारकुनों को टिकट मिले हैं, हर जगह के ऊपर। देखिए, बाकी तो 100 अनार एक बीमार है, आप एक को टिकट देंगे, 50 वो लोग जिनको टिकट नहीं मिलेंगे वो नाराज़ तो होंगे, वो एक अलहदा बात है, वो उसमें कोई जो है वो दूसरी बात नहीं है। अब दूसरी बात आई है जो आपने कहा कि पार्टी का, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 63A जो है वो अप्लाई नहीं होता सेनेट के इंतखाबात में। लिहाजा अगर कोई पार्टी का जो मेंबर है वो वोट देना नहीं चाहता पार्टी को तो वो नहीं दे सकता। हमारा मुद्दा ये है भी नहीं कि लाजमन इसको इसमें किया जाए। हमारा मुद्दा सिर्फ यह है कि लोगों को तो पता होना चाहिए कि वो वोट किधर दे रहे हैं, और अगर वो वोट पार्टी के ख़िलाफ़ दे रहे हैं तो उसकी वजूहात बताएंगे कि हम क्यों ख़िलाफ़ दे रहे हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर देखिए, वीडियो आई है KP में 2018 में। अब जिन लोगों ने वो पैसे नोटों की दथियाँ गिनते हुए वो वोट दिए हैं, क्या आप बताइए कि वो सेनेटर जो उससे इलेक्ट होकर सेनेट में पहुंच गए हैं अरबों रुपया खर्च करके, उससे ऐवान वाला का जो तकद्दुस है वो बड़ा है या कम हुआ है?
आप ये बताइए कि जिस तरीके से उन लोगों ने पैसे दे करके जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, क्या उनको सेनेट में रहने का हक है? इसीलिए हमने जो कमेटी बनाई है, वीडियो कमेटी जो बनाई है, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, डॉक्टर मज़ारी हैं और मैं हूँ, उसमें हमने उन सेनेटर्स को भी जहमत दी है। और आज 2 सेनेटर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में अभी आ भी रहे हैं, उस कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। उनसे हमने यही सवाल रखा है कि जब आपका नंबर नहीं था तो आप सेनेट में पहुँच कैसे गए? तो ये अगर तो आप देखिए कैंपेन से पहुँचे हैं तो फिर तो सही है, लेकिन अगर आप जो है वो पैसे दे के पहुंचे हैं तो फिर जाहिर है आप आर्टिकल 63 आपको हिट करेगा और क्रिमिनल लायबिलिटी भी जो है वो उसके साथ आएगी। जहीर साहब सभा से 2 सवाल हैं छोटे छोटे। पहला सवाल ये है कि सिंध में 3 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाई गई और कुछ अर्सा पहले कुछ गैंग जो थे वो रिहाई हुई। क्या आप समझते हैं कि गैंग बनाने की कोशिश की गई, गैर अदा करने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है? इसमें ज़रदारी साहब बराबर हो सकते हैं। दूसरा, जो ट्रेस पेपर का एक ऑप्शन मौजूद है, बैलेट पेपर जो यूज हो रहा है इस वक्त, वो ट्रेस पेपर में तो पता चल जाता है कि किसका वोट कहाँ पड़ा है, तो ट्रेस पेपर पे इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, टेक्नोलॉजी क्या हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने सिंध की बात की है, इसीलिए मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं और मेंबरान हैं सिंध असम्बली के, उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। बड़े इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध के तमाम मेंबरान से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई और उसके बाद अगवा के एलिगेशंस आए हैं। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। इसका मकसद यकीनन ये हो सकता है कि लोगों को वोट डालने से रोका जा सके और इसकी आपको नोटिस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ट्रेसेबल जो पेपर है उसके अलावा भी बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। QR कोड्स जो हैं वो फ़ौरन लग सकते हैं, ये तो 1 घंटे में छप जाने हैं, वो तो मसला नहीं है। वो तो कल भी हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना चाहें तो वो तो तमाम मौजूद हैं और वो हम आपको मुहैया भी करेंगे, हम आपकी मुआवनत भी करेंगे। वो फ़ैसला उन्होंने करना है, वो फ़ैसला जब भी करेंगे ये मामला 24 घंटे में हो जाएगा। जी, तो एकदम सही है। आपने अभी इस तरह सुनाया कि दौरान में 181 जो है नंबर उसमें शरीक हुए। पहले तो ये कि आपको क्या सिक्योरिटी गारंटी के 121 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये तो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा ये कि कुछ अरकान जो है वो मुख्तलिफ कैबिनेट मीटिंग में नाराजगी का भी इजहार करते पाए गए हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, उनको आपने किस तरह मना लिया? तो ये ज़रा देखिए जी, जब जो सियासी जमातें होती हैं और स्पेशली पार्लिमानी जमहूरियत जो है, ये एक बड़ा लाउड सिस्टम है। इसके अंदर लोगों की रिजर्वेशंस होती हैं, लोग अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को भी मद्देनज़र रख के करते हैं। और इस वक्त जो गिले शिकवे होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से गिले शिकवे होंगे, कोई किसी का कोई होगा, लेकिन इमरान खान की ज़ात के ऊपर तो तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं। और जब इमरान खान बात करते हैं तो फिर चाहे किसी का नीचे गिला हो, शिकवा हो, वो दूर हो जाता है। और इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। आखिरी सवाल असगर याद किया सर, ये बताइएगा कि तो आपने ये कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी किस हैसियत से सीट पे आना चाहते हैं, तो सादिक सिंजरानी भी आपने चेयरमैन सेनेट बनाए थे, किस हैसियत से? और दूसरा ये था कि आपने इलेक्शन कमीशन को सीट का नोटिस देना चाहिए। तो पंजाब से भी सादिक ने ये कहा कि कुछ खुफिया कॉल्स यही है मेंबरान को, उनको कहा है कि आप हाजिर ना होंगे, वोट ना दें, वोट डालें ही ना, तो इस हवाले से भी नोटिस लेना चाहिए। देखिए, ज़रूर लेना चाहिए। अगर पंजाब में हुआ है या सिंध में हुआ है या खैबर पख्तूनख्वा में, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन को वो स्टेप्स बताने चाहिए कि वो कौन से इक़दामात उठा रहे हैं जिससे इलेक्शन जो हैं वो शफाफ होंगे। हम 2018 के इलेक्शंस का रिपीट नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि वैसी इलेक्शन हो जैसे 2018 के इलेक्शन हुए। साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। किसी को इंटिमिडेट करने की जो है, किसी को खौफजदा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने वोट का हक खुला इस्तेमाल करने का जो है वो हक होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला यही होगा। हमारा जो कल का इलेक्शन का जो नतीजा है, उसके नतीजे में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का और PDM की जो सियासत है उसका एक और कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि परसों से ये किसी नई कहानी की तलाश में होंगे। शुक्रिया जी।
विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बहस तवील अरसे से चली आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2013 से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मुतालिबा कर रहे हैं। अमरीका और भारत की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत में भी बैलेट पेपर के हवाले से इस्लाहात की जा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट कराने की तजवीज़ मौजूद थी, लेकिन अब